हेलो एवरीवन। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज चल रहा था हम लोगों का एंड हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग इससे पहले एक ग्राफ को ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि किस तरह से काम करता है। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। एक क्विक रिकैप है। एक हम लोग ग्राफ बनाते थे एंड देन ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने बताया था किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम करते हैं, यानी कैसे कैसे दो एटम्स जब एक डिस्टिंक्ट पोजीशंस पे होते हैं, यानी उनका रेडियस क्या होता है एट इन्फिनाइट पे होता है, और देन जैसे जैसे स्लो एक दूसरे की तरफ वो बढ़ते हैं उनके रेडियस की वैल्यू घटती जाती है, रेडियस उनका लेस होता जाता है इन्फिनाइट से, एंड देन कैसे वो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर आकर फिर उनके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, देन वो किस तरह से मूव करता है। तो उनका एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि जिस तरह से आप जब रेडियस इस तरह से आगे की बढ़ रहा है और रेडियस को कैसे हम इसको नज़दीक लेकर आ रहे हैं, रेडियस को कम कर रहे हैं जिससे ग्राफ गिरता है एंड देन ऊपर की तरफ फिर बढ़ता है। तो ये उनका पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके थे कि K1 Q1 Q2 बाय R होता है, एंड यहाँ पे Q1 और Q2 क्या था, प्लस और माइनस था जो कि आपस में रेडियस था। तो इसकी ओवरऑल जो आंसर्स आते हैं पी की वैल्यू कितनी आती थी, माइनस में आती थी। और माइनस में आने का मतलब है क्या कि आर की वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनाइट से क्या होती जाएगी, कम थी जाएगी, यानी हम रेडियस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो पी की वैल्यू ऑलरेडी बढ़नी चाहिए थी लेकिन वो ओवरऑल क्या होती थी, घटती थी। घटती क्यों थी, क्योंकि ओवरऑल इनकी जो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस की, क्योंकि चार्जेस होते हैं केटायन और एनायन, जिसके कारण ये ओवरऑल पी की वैल्यू क्या होती है, घटती थी। तो ये ग्राफ उसी बात को रिप्रेजेंट करता था और ये एक समय क्या होता था, इसके पैरेलल आ जाता था और उसी पैरेलल पॉइंट को हम क्या करते थे, वही हमारा बॉन्ड फॉर्म करता था, जो केमिकल बॉन्ड होता था। बस एक तरह का क्या था, तो एक दो एटम, दो आयंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, कोई भी इन दोनों के बीच में एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है जब तक, उनको ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आप इसको पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो। हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था इसके ऊपर, एक जेई का क्वेश्चन था। थोड़ा आगे चलते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग आज समझते हैं क्या कि ये जो आयंस होते हैं वो किस तरह से, तो एक छोटी सी लाइन है जिसको अब थोड़ा सा हम लिखते हैं। जैसे इतने भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ दें, इनर्ट गैस का मतलब क्या होता था, इनर्ट गैस का मतलब होता था कि जिनके ऑक्टेट पूरे, यानी इनके 8 इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी वो उनको अब नोबेल का मतलब ही क्या होता है, नोबेल का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अच्छे लोग है ना। तो उससे ये इनर्ट गैस में लगभग वैसे, मतलब किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते। तो हम कर रहे हैं, अगर हम इनर्ट गैस को छोड़ दें तो जितने भी अदर एटम्स हो गए, सारे जो भी पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं, जितने भी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, वो सारे लोग जनरली क्या चाहते हैं, या तो लॉस करके अपना इलेक्ट्रॉन या गेन करके वो क्या करना चाहते हैं किसी तरह से अपने आप को क्या करें, स्टेबिलिटी कर ले, स्टेबल हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको ही हम कहते हैं, इनसे ही हम एक लाइन बोलते हैं हमेशा के लिए, क्या बोलते हैं, तो द मीन्स ऑफ दीज, इसी मीन्स के दीज को क्या कहते हैं, दे मेक। इस तरह से ही वो लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जितने भी आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन का क्या करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, या क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कंप्लीट ट्रांसफर लेकिन होगा, मतलब इन्होंने क्या करेंगे, लॉस भी करेंगे तो कम्प्लीटली लॉस करेंगे और गेन भी करेंगे तो कम्प्लीटली गेन करेंगे, मतलब वो थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी तरह से गेन करते, पूरी तरह से लॉस करते। तो ये जो कंप्लीट लॉस और गेन का जो खेल चलता है, ये फॉर्मेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आयनिक बॉन्ड्स के लिए, यानी आयनिक बॉन्ड इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे आयनिक बॉन्ड को हम समझ सकते हैं कि आयन बॉन्ड क्या होता है। लेकिन इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा आयन बॉन्ड के वो भी पढ़ सकते हैं कि आयन बॉन्ड में ऐसे फीचर्स क्या क्या दिखते हैं, क्या कुछ ऐसा होता है, यानी आयनिक बॉन्ड अगर हमको बनाना है तो ऐसा किन के बीच में बनता है। तो थोड़े से बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि कोई केटायन और एनायंस होंगे, उन्हीं के बीच में क्या बनेंगे, आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होंगे। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको हम ऐसा कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भी अपोजिट चार्ज आयन होगा, ये मीन्स इसका मतलब क्या है, कोई प्लस वाला और कोई माइनस वाला। तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता रहता है, यही फॉर्म कर लेते हैं क्या,
आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। सो ये एक बेसिक सा 2 लाइन है, फिर इसके एक 2 और लाइन भी लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस एक बॉक्स में बताएं तो मान लेते हैं कि कोई भी अगर आपके प्लस चार्ज है यहाँ कहीं खड़ा, यहाँ कहीं पे माइनस चार्ज है, तो ऑब्वियसली वो इस तरह क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन करेगा। कोई यहाँ पे चला है माइनस में, कहीं भी सराउंडिंग में कहीं भी हो जाए, जहाँ होगा उधर से ही वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये कोई ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि वो फिक्स डायरेक्शन में ही अगर उसको कोई नेगेटिव चार्ज या अपोजिट चार्ज वाला मिलेगा तभी वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा या अपना अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। वो किसी भी इसके किसी भी प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उसके डायरेक्शन मतलब कोई भी 2 अपोजिट चार्ज वाले किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी तरफ दिख रहे हो, वो उनकी तरफ क्या करेगा, अपना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज ए क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए फॉर्म करेगा। तो इसी को हमने क्या, क्योंकि उनका सच कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उनको कहा क्या कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सो आई होप कि मुझे आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं ऐसे। और इसलिए अब ये जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हम इनके लिए हम एक और लाइन भी लिख सकते हैं। एक हम लोग यूज़ करते हैं इन सबको इस तरह से, तो हम कह सकते हैं सो दे ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल NaCl को अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, Na सबसे पहले लेते हैं। तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2 8 है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी, तो ये लेंगे। फिर इससे क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया, मूव कर रहे हैं इनके लिए। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में जो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वो ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये सोच सकते हैं कि इन्होंने अपना एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन था, इनको अपना ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पूरे करने के लिए इनको कितना चाहिए, 7 चाहिए। 7 तो देगा नहीं किसी को, तो ये एक ऑलरेडी देगा, तो आसानी से इसने क्या करेगा, इसके लिए आसान है, एक को डोनेट करना, इसने 2 दिया। और हमें ये भी पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे वाले इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये हम समझते हैं। सो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इसने दिया सेम एज उसी समय कोई क्या है ये पर्पस, तो ये है फॉर स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी पर्पस हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देने से इसने क्या हुआ, इसने अचीव किया है कुछ, क्या अचीव किया है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने क्या किया, रिच कर लिया। कैसे रिच किया, अब याद कीजिए। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक हमने लिखाया था हीना नीना करीना, ये एक तरह से सेम है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन रेडॉन है ना, क्रिप्टन रेडॉन। तो इसमें हम नियॉन को देखें तो नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 2 और 8 होता है। और नियॉन ये सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं, इनर्ट गैस। और अभी मैंने ऊपर बताया कि सारे जो स्टेबिलिटी का चक्कर है, क्या आने का मतलब इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को रिच करना चाहता है, जिससे कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये लोग क्या कर लगे, इलेक्ट्रॉन को दे देने से इन्होंने क्या हो गया, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि बिल्कुल बराबर दिख रहा है किसके, इनर्ट गैस में। यानी किस कौन से इनर्ट गैस के बिल्कुल बराबर हो गए, तो नियॉन के। तो नियॉन के जो कन्फिगरेशन को इन्होंने रिच कर लिया, तो ये इनकी एक स्टेबिलिटी है जो इनको इन्होंने गेन कर लिया, क्या करके, तो लॉस करके, इलेक्ट्रॉन के लॉस करके। तो इन्होंने क्या किया, इनकी यानी मेरा मानना है, ऐसे समझ सकते हैं हम कि जितने बड़े, अब सोडियम को पहले अगर हम इस तरह से सोचें कि सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, कितना होगा, 2 4 2 6 7 8। फिर इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना बड़ा साइज होगा उनके पास उतनी एनर्जी होगी, मोर एनर्जी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा ऑर्बिट्स होते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को जब ये डोनेट कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के, तो इनकी एक सेल यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिट जो है वो खत्म हो गई, यानी कि अब इनकी ऑर्बिट बिल्कुल ऐसी दिख रही है। और ये इन्होंने एक रिंग को खो दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाले, तो इससे इनकी एनर्जी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। तो मिनिमाइज एनर्जी होने के कारण, मिनिमाइज जो एनर्जी हो गई किसकी, सोडियम की, इससे वो क्या हो गया, स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। तो ये थोड़ा सा फंडा इसके साथ है, तो हम सच थोड़ा सोच सकते हैं। अदरवाइज हम थोड़ा पीछे की तरफ चले तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था, 1 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने डोनेट कर दिया था, जिससे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो गया कि वो स्टेबल हो गया था। सेम उसी समय कोई क्लोरीन वाला Cl2 है गैसियस, अब इसको हम हाफ लिख देते क्योंकि एज ए मॉलिक्यूल है, एटम की तरह रिएक्ट करेगा।
देन उसने अपने क्या किया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन बह रहा था उस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन किया, कंप्लीटली गेन किया, और जिससे क्या होगा, Cl माइनस में चेंज हो गया। और यही Na प्लस और Cl वाला जो है आगे चलकर क्या कर रहा है, Na प्लस Cl माइनस बनकर क्या कर दिया, NaCl का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो फॉर्मेशन है इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जिस पर हम बात करेंगे अभी, कि ये क्या कर रहे हैं ये। अब एक वर्ड होता है, पहले उस वर्ड को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब होता है थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। एक होता है आयनिक कैरेक्टर, होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये क्या होता है, अब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जितने भी एटम है यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सर्टेन रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए जिनसे कि वो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आयोनाइज करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे कि कोई एटम क्या हो जाएगा, आयंस में चेंज हो जाएगा या अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। आयंस करने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स का हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले के लिए हम कुछ नया वर्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं उनको, या एफिनिटी कहते हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है। पहले हम जानते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी करने का मतलब वो एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे कि कोई एटम क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज कैटायंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो जनरली होता क्या कि कैटायंस को अगर एक अच्छा केटाइन बनाना है या अगर किसी को केटाइंस में चेंज करना है तो हमको उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी, लो रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि लो होगी तो वो क्या होगा, थोड़े से एनर्जी देने पर वो क्या होगा, इजीली अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे तो वो पॉजिटिव आयंस में या कहें कैटायंस में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है समझने का। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक वर्ड समझे, तो हम अभी फिर से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर Na एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या लूज़ किया, क्या इनका होगा, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन्होंने क्या किया, चेक किया अपना, इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी थी इतना रीच कर गया जिससे ये आसानी से क्या किया, Na प्लस में चेंज हो गया और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। सेम वे Cl जो है, क्लोरीन जो है, हम क्लोरीन के लिए क्या लिख सकते हैं कि क्लोरीन में एक वर्ड होता है, यानी कि हम इसको लिखते हैं डेल्टा IH। ये हम 3rd नंबर चैप्टर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो 3rd नंबर चैप्टर NCERT के बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री के NCERT फर्स्ट 11th का, उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। अगर जब वो चैप्टर का सीरीज होगा तो हम काम करेंगे उसके ऊपर। अदरवाइज अभी के लिए हम इतना ही समझ सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे कि कोई भी एटम आयंस में चेंज हो जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर या लेकर, इस तरह की फिनोमिनन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी से चेंज होगा। और सेम वे क्लोरीन जो कि नेगेटिव आयन होता है, तो वो क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या, वो उसने एफिनिटी उसने कैरी कर लिया। तो कैरी करने को हम उसको कह सकते हैं कि इसने क्या किया, डेल्टा इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़ा सा बेहतर कर देते इसको, इलेक्ट्रॉन डेल्टा का मतलब चेंजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन इंथैल्पी, ये गेन करें मतलब एफिनिटी इन्होंने शो किया, और इस तरह से वो क्या हो गया, Cl माइनस में। तो ये एक छोटे सा टर्म है, ये 2 टर्म है जिसको हम काम करेंगे अभी जाके, थोड़ा सा इसके ऊपर और काम करते हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान बनाएं। तो क्या होगा, Na जो है वो किस में चला गया, Na प्लस में चला गया, Cl जो है वो किस में चेंज हो गया, Cl माइनस में चेंज गया, एंड देन दोनों ने मिलकर फॉर्म कर लिया क्या, NaCl। तो इस तरह से जो NaCl बना वो प्लस और माइनस के बीच में, ऐसा नहीं कहते कि हम Na और Cl इस तरह से हम नहीं लिख सकते, ये सही तरीका नहीं है लिखने का, क्योंकि उनमें बॉन्ड नहीं बनता। उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी हमने बताया था क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इसको एज सच ऐसे ही लिखेंगे, Na प्लस Cl माइनस। तो ये एक तरह का जो इनके अंदर बना इनको कहते हैं लैटिस। अब हम इसका, अगर हमें कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मतलब एक एज ए क्विक लुक की तरह, तो हम एक टॉपिक की टाइप का लगाए कि नीड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें चाहिए ये 2 कंडीशंस है, तभी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन हो सकता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस बन सकते हैं, यानी कि सॉलिड कोई कंपोनेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लॉजिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, MgO भी ले सकते हैं। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसे बनता है। अब Mg है
वो ऑलरेडी क्या है, तो Mg क्या हो जाएगा, Mg ट्वाइस प्लस में चला जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Mg ट्वाइस प्लस में जाएगा। ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और कैरी करके ये Mg गैस में था, ये गैस में था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड देन बन गया ऑक्सीजन ट्वाइस माइनस बन गया, गैस में रहा। एंड देन इस तरह से ये दोनों प्लस माइनस जो है आपस में कैरी फॉरवर्ड करके, एंड देन O2 माइनस मिलकर क्या बना लिया, Mg बना लिया, जो कि सॉलिड था। सो इस तरह से एक हम कह सकते हैं, एज पर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं। अब एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहला हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होना चाहिए, हम घूम फिर कर उन्हीं की बातें कर रहे हैं, बस उनको हर तरह से हम समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी तरह से कोई चीज़ लिखा जाए तो हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर जनरली मेटल्स होते हैं, और एक दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, एक्सेप्टर। तो ये दोनों चाहिए, जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो इस कारण से अब एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर, एक तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि कोई भी अगर मेटल्स और कोई भी नॉन मेटल्स जनरली आपस में अगर मीट करेंगे या रिएक्शंस करेंगे, तो हमारे लिए क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, यानी आयनिक कंपाउंड्स तैयार करेंगे। ये हम कह सकते हैं कि कभी कोई मेटल को और नॉन मेटल को आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा आपके लिए, आयनिक कंपाउंड्स बनेगा। सो ये एक तरीका है, हम ऐसे पूरी तरह से कंफर्म करके कह सकते हैं। अब कौन कौन इसमें यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे ग्रुप्स, ये लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, क्वेश्चंस अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वो भी बनाते चलेंगे। तो ईवी इनकी कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंसी की बात कर रहे हैं, इनकी कितनी होती है, 2 होता है। उसी तरह ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक्सेप्टर्स है। ये अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इनकी इलेक्ट्रोवैलेंट 1 होता है। सो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, यानी कि ये सारे जो है ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड के बनाते हैं। सिंपल सी बात है। एक हम याद भी कर सकते हैं ऐसे कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम्स के, साइज को बढ़ाया जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी कह लें, ये घटता है। ये हम ऐसे याद रख सकते हैं। या इसको हम और ब्रॉड लेवल पर बात बोले तो इसको थोड़ा स्टामा कर लेने के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोले, कॉमा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोले, इंथैल्पी बोले, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले, नेगेटिविटी। ये सब थर्ड चैप्टर जो क्लासिफिकेशंस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के, यानी कि साइज बढ़ेगा तो ये सारे के सारे घटेंगे। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की इंथैल्पी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों के तीनों क्या होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ जाएँ तो साइज अगर बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, जनरली घटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनकी जितनी बड़ी साइज, वो उतना अच्छा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेंगे, छोड़ने का काम करेंगे, यही तो हम कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमने स्टार्ट में ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमको क्या चाहिए, अगर आयनिक कंपाउंड्स अगर हमको बनाना है, फॉर्म करना है, तो हमको क्या चाहिए होता था, 2 चीज़ चाहिए होता था। एक होता था आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और दूसरा क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए था। तो ये क्या होना चाहिए था, ये लो होना चाहिए था जनरली, और ये क्या हमको चाहिए था, हाई। अगर ये लो और हाई दोनों का बिल्कुल सही ग्रुप है, तो इन दोनों, ये दोनों जो होंगे मिलकर हमारे लिए क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड, क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। ये एक तरीका है समझने का। तो ये एक लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं। फिर अगर हम, अब कोई पूछेगा ऐसे कि जो बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन होंगे, अगर हमसे कोई पूछा कि बेस्ट आयनिक कैरेक्टर्स किस में पाया जाता है, यानी आयन्स सबसे अच्छे कौन होते हैं, कैरेक्टर्स। तो इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, एकदम मगअप कर लो, ये आसान है। नहीं तो हम ऐसे सकते हैं, सीजियम जो है वो सबसे बड़ा साइज़ है, एंड एफ फ्लोरीन जो है सबसे छोटा साइज। तो ये पॉजिटिव में सबसे बड़ा है और ये नेगेटिव में सबसे छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो ग्रुप है, ये दोनों मिलकर जो सीजियम फ्लोराइड बनाते हैं, ये सबसे बड़े क्या है, आयनिक
कैरेक्टर्स जिनमें यानी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम कोई एज सच डेफिनेट TiON फॉर्मेशन इज मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब क्या, आयनिक कैरेक्टर्स को अगर हमको देखना सबसे अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आयनिक कैरेक्टर अगर चेक करना है कि सबसे अच्छे, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, तो कोई पूछेगा सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड्स किन के बीच में बनेगा, तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, यानी कि इनका देखिए अब ये यहाँ से समझ सकते CgF हम एग्जांपल बहुत अच्छा इसमें हमने दिया है कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके साइज़ कितने बड़े हैं और इनके साइज़ कितने छोटे, तो ये इनका सबसे, ये हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि FON, ये हम याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये सबसे हाई होता है। सब ये -1, ये -2, ये -3 होते हैं, लेकिन ये ऐसे तो ऐसे हम रिसर्च करते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्डेड पेयर को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा, अब सबसे अगर FON है और पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अपने तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन सबसे अच्छा खींचेगा, तो बोलेंगे F खींचेगा, फिर देन O खींचेगा, फिर देन N खींचेगा, तो F ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो F सबसे अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, सो इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि अब हम अभी हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके ऊपर काम करता है, अभी हम लोग ऊपर वाला पे ध्यान में, एक बार हम थोड़ा पीछे चले तो हम ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि साइज अगर बड़ा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा होगा, और साइज अगर क्या हो रहा है, छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होगा, और इस तरह से क्या होगा कि CS और F के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, बहुत छोटा होना चाहिए, तो इस तरह का एक बहुत अच्छा सा पेयर है जो हम काम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसे सच याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। सो आगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात हम किसके लिए ज़्यादातर कर रहे हैं, केटायंस के लिए, क्योंकि केटायंस एज सच क्या करेंगे, मेटल्स होते हैं, है ना, तो मेटल्स होते तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर इनका क्या होगा, लो होना चाहिए था, तो यानी मेटल्स के लो होंगे तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ देंगे। देन उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिटी की बात किसको करें, एनायंस की, और ये जनरली किनके होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, हमने अभी भी पढ़ा है, तो इनके क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए, तो ये जो पेयर बनेगा हाई और लो का, ये हमारे लिए बेस्ट क्या बना के देगा, आयनिक बॉन्ड्स बना के देगा या आयनिक कंपाउंड्स बना के देगा। सो इस तरह से एक क्वेश्चंस भी है आया हुआ, इसमें एग्जांपल के क्वेश्चन क्या करा है, इसमें पूछ रहा है कि हम सबसे ज़्यादा मोस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, तो आयनिक कैरेक्टर्स के लिए भी हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और हम अभी भी पढ़े हैं कि साइज जब इंक्रीज करेगा, साइज अगर इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन होती है, घटती है, ये तो हमने अभी पढ़ा। तो हम इसमें देख सकते हैं, इसमें देखिए निगेटिव वाला जो पार्ट है वो सबका क्या है, सिमिलर है, तो अब हमारे लिए किस ऑप्शन क्या होता है कि Li, Na, K और Rb और CS के अकॉर्डिंग हम समझ पाएँ कि आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, तो अभी हमने पढ़ा कि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो हम कह सकते हैं कि जिनका सबसे बड़ा साइज, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आने पर तो Li की तरफ से चलेंगे तो CM नीचे आएगा, तो जिनका सबसे बड़ा साइज होगा वो हमारे लिए क्या होंगे, सबसे बेहतर क्या बनेंगे, आयंस तैयार करेंगे, तो यानी कि बॉन्ड्स होंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनके लिए कि CSF क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, RbF होगा, फिर उसके बाद KF होगा, फिर उसके बाद NaF होगा, देन क्या होगा, LiF होगा। तो ये एक सच हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर कैसा होगा, तो इसमें हमने F वाला कैरेक्टर सब में सिमिलर था, इसलिए हमने साइज को मैटर लेकर काम कर लिया, यानी कि हम क्या बोले कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, घटती है, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी किस चीज़ के ऊपर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी हम समझ सकते हैं और आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर, फिर हम 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह देखें, हम पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है यानी कि जो कैटायंस हैं वो क्या है, सब में सिमिलर है, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर चेक करके हम बात कर सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ हम देख सकते हैं, या तो ये वाला देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, घटता है तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन घटता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एज सच घटता है, अगर साइज क्या होगा, बढ़ता है, तो ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें, कोई किसी को भी एज लेकर हम काम कर सकते हैं, तो पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव आयन में सबसे अच्छा बेहतर कौन होना चाहिए तो NaF, NaCl, NaBr, Na तो ये आंसर हो सकता है, तो ये एक तरीका है समझने का। यहाँ भी वही हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है, साइज बढ़ता है, तो ये हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करते हैं।
तो अब एनर्जी चेंज में क्या क्या था, एक हम लोगों ने टॉपिक लिखा था, उसमें लिखा था कि एनर्जी चेंज में क्या क्या गया था। एनर्जी चेंजेस एक टॉपिक्स टाइप का हम लिख सकते हैं, एनर्जी चेंजेस इन आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में एनर्जी का कैसे रोल होता है या एनर्जी कैसे चेंज होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो किन के बीच में बात हो रही है, कैटायंस की बात हो रही है। दूसरा नंबर किसकी बात हो रही है, एनायंस की बातें हो रही है। तीसरा नंबर किसकी बात हो रही है, लैटिस की बातें हो रही है। तो इन तरह से बात करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एम नाम का कोई एटम है या एलिमेंट है जो एम से एक इलेक्ट्रॉन अपना उसने लूज़ किया और वे एम प्लस में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसमें हम क्या करें, इसका इसने क्या हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज हुआ। फिर वही एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ छोड़ा था उसने क्या एक्स माइनस हो गया, तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो माइनस का साइन जाएगा एंड देन माइनस में आएगा। अब यही एम ए प्लस और एक्स माइनस क्या मिलकर क्या हो गया, एम एक्स नाम का बॉन्ड बना लिया। तो ये एक एज एग्जाम्पल कर लो या क्या कर लो, यही उसी को हमने क्या कहा, लैटिस का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम करने की बात क्या है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी को हमने प्लस क्यों रखा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी को करने का मतलब करने का इसको हमने क्या किया, आयोनाइज करने के लिए क्या किया, एनर्जी इसको क्या की है, दी है, इसके अंदर डाला है, एनर्जी डाला है। तो एनर्जी डाला है को हम क्या क्या पॉजिटिव से चलिए। अब इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराना, देना है, गेन करेगा। तो गेन करने पर क्या होगा, अपनी सच एनर्जी को क्या करेगा, इसमें लूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इसमें माइनस को लगाया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अब हम इसके आगे इसमें थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी किसमें, तो बॉर्न हैबर एक साइकिल थे, बॉर्न हैबर साइकिल, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे हम एंथैल्पी चेंज को पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। अभी के समय हम समझ सकते हैं कि Na सॉलिड नाम का था, उसको हाफ Cl2 गैस था, हमने इसको क्या बना दिया, 1NaCl बना, उसमें ये सॉलिड में बना, यहाँ पे डेल्टा FH आया। डेल्टा FH मतलब होता है इसमें यहाँ पे टोटल एनर्जी, ये डेल्टा H का मतलब होता है एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी, और ये फॉर्मेशन से, यानी कि इसके जो फॉर्मेशन में जो एनर्जी में चेंजेस है उसकी बात कर रहा है ये तो ये एक सच वन टाइम मतलब वन लाइन में क्या होगा कि जब बन रहा था वो उसको हमने दिखा दिया। अब इसी को हम अगर बहुत सारे स्टेप्स में क्या करें, अगर हम तोड़ दें, अगर बहुत सारे स्टेप्स में हम इसको क्या करें, लिखना स्टार्ट कर दें कि हम ये Na को पहले सॉलिड था तो Na सॉलिड को हमने क्या किया, खूब सारा एनर्जी दी, एनर्जी मतलब सब्लिमेट किया, सब्लिमेशन एनर्जी दी, तो ये किस में बदल गया, Na गैस में बदला, क्योंकि ये सॉलिड से गैस में तो सब्लिमेशंस होते हैं। सब्लिमेशन में फिर हमने क्या किया, इसको आयोनाइज करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया तो ये Na प्लस में चला गया फिर हम इसको Cl माइनस गैस है, फिर इसको हमने क्या किया कि इसको बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए बॉन्ड एनर्जी दिया, तो ये Cl गैस में बदला, फिर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी, तब जाके इसने Cl माइनस में गया, फिर जाके ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, NaCl बनाया। तो अगर हम इस तरह से भी अगर हम सोचें तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इस तरह से कैसे फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेप्स की बात करें, इसको हम एक्चुअली में हेस लॉ भी कहते हैं, हेस लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग यही था कि जब कभी भी कोई दो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स ये जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये टोटल एनर्जी जो यहाँ जो बन रहा है या जो स्टेप्स हैं इन सब को भी ऐड कर लेंगे तो ये दोनों सच क्या होंगे, दोनों एक जगह के बराबर ही एनर्जी आएगी। यानी कि आप स्टेप बाई स्टेप्स ऐड कर लो तब भी उतना ही आएगा जितना कि ओवरऑल टोटल एनर्जी आया था। तो ये इसको हेस लॉ ने बताया था और हेस लॉ को आगे एक्सप्लेन बॉर्न हैबर साइकिल ने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये सच इतना ही एक छोटा सा लॉजिकली समझाने का तरीका हो कि आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। आप इस पे ऊपर काम करो, इसको नहीं होता है 1-2 बार वीडियो को फिर से आराम से स्मॉल पेज के साथ देखो और इसको समझने की कोशिश करो। फिर आगे हम इसके आगे चलेंगे, नेक्स्ट वाला क्लास में हम करेंगे इसको कोवैलेंट बॉन्ड्स के ऊपर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से ध्यान दो, देखो, और आगे जब होगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो और क्या
So nothing, keep reading, keep studying hard. Okay, thank you, bye.